नमस्कार साथियों, ए वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, एंड ए वेरी हैप्पी शिवरात्रि। डन। आइए तो चले महारात्रा की शेष बची यात्रा पर। जी हाँ, आज छुट्टी नहीं है ना। यही 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 बात है, होना चाहिए था ना। हाँ, ये मुझे भी लग रहा है यार, अब छुट्टी होना चाहिए था। पर सब चीजें आपकी क्लास के आगे, यही तो सबसे बड़ी बात है ना। आपकी जो काम है वो आपकी इतनी बड़ी प्राथमिकता बन जाए। बिल्कुल रखा हुआ है, व्रत रखा हुआ है। बिल्कुल, है ना। क्लास के आगे कुछ नहीं, ये हुई ना बात। उद्देश्य निगम, थैंक यू सो मच बेटा। अजय कुमार बेटा टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल राजीव भाई, फास्ट है मेरा। आज का सबसे आसान फास्ट होता है, इसलिए कर लेता हूँ, बाकी नहीं हो पाता है। हाँ राजपूत, सही कह रहे हो। एक ही नहीं, अभी नहीं हुआ। चलिए शुरू करें। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों, सभी साथियों के साथ में आज के सेशन को। हाँ, महाराष्ट्र का बचा हुआ जो हमारा हिस्सा है उसे हम डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है। गौरांग, इन सब बातों को छोड़ो, फालतू में क्या मतलब है, करने दो ना, जिसको जो करना है वो करने दो यार। अपन को क्या लेना देना, है ना। आइए तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मंडे से मेरा नया बैच आ रहा है यूपीएससी में। अगर आपका कोई भी मित्र या आप प्लस कोर्स लेना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो मेरे साथ मिलकर के यूपीएससी प्रीलिम्स की, तो आपका स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का मेरा बैच आ रहा है, मंडे से शुरू हो रहा है ना। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर एक। और इस बैच के साथ साथ करंट अफेयर्स तो पढ़ाएंगे ही, और जितने भी हमारे साथी एडुकेटर्स हैं, 100 से ऊपर एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर इस समय यूपीएससी के अंदर, उन सब की क्लासेस भी आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। सारी क्लासेस जो निकली हैं वो भी, आने वाले सभी बैचेस भी। तो ये पूरा की पूरा एक सब्सक्रिप्शन है। मेरा रेफरल कोड लगाने से 10% का डिस्काउंट आपको मिलता है। एसएससी के अंदर फाउंडेशन बैच चल रहा है, अगर आप एसएससी में बैच लेना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए साथियों, तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम लोग महाराष्ट्र में थे, और महाराष्ट्र में कहाँ थे हम, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं, क्योंकि अब महाराष्ट्र थोड़ा ही बचा है, बाकी तो लगभग सारा काम हो ही गया है। देखते ही चलते हैं कितना हमें याद रहा। आपको जितना याद रहे आप मैसेज करते चलना, है ना, आप बताते चलना, चैट में लिखते चलना, जितना आपको याद रह जाए, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहां पर स्थित है, उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में? देखते चलिए, बोलते चलिए, कहां पर है बेटा? दक्षिण भारत में स्थित है। अगर पूर्व और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम भारत में स्थित है। डन। कितने राष्ट्रों, कितने राज्यों से यह सीमा साझा कर रहा है? आंसर है 6 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। कौन कौन सा? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। क्लियर बेटा? अच्छा, यहां पर कुल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जल्दी बताइए। यहां पर कुल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं उनकी संख्या कितनी है? एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्षेत्र हैं उनकी संख्या 6 है ना बेटा। अच्छा, इसी के अलावा जो यहां पर पॉलिटिकल डिवीजन है, ज्योग्राफिकल, वो कितना है? 5 भागों में बांटा गया है। क्लियर? चलिए ठीक है। उन 5 भागों का एक बार नाम रिवाइज करके देखें, क्या कितना हमें याद रहा, है ना। एक बार याद करके देखते हैं। चलिए, सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट के किनारे पर जो स्थित है, उसका नाम बताइए क्या है? वेरी गुड, विदर्भ है। बहुत बढ़िया, शाबाश। विदर्भ से चलते हुए आइए, ईस्ट से आप वेस्ट की तरफ चलिए। विदर्भ से जब आप इस तरफ निकले तो क्या मिला बेटा? खानदेश तो ऊपर की तरफ है बेटा, मराठवाड़ा। क्या है? मराठवाड़ा। अच्छा, तो चलिए नॉर्थ की तरफ बता दीजिए क्या है। नॉर्थ की तरफ खानदेश है, खानदेश। ठीक है। अच्छा अच्छा, इसी प्रकार से दक्षिण और पश्चिम के किनारे की तरफ कौन है बेटा?
ये कौन सा क्षेत्र है? पश्चिम महाराष्ट्र, जिसको बोलते क्या है बेटा? देश। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न महाराष्ट्र को देश। ठीक है। और एकदम तटवर्तीय जो इलाका है उसे क्या बोलते हैं बेटा? कोंकण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, 6 डिवीजन थे बेटा यहाँ पे। उन 6 डिवीजन का नाम बताएंगे आप एक एक करके? जैसे सबसे पहले विदर्भ की अगर मैं बात करता हूं तो विदर्भ में 2 डिवीजन थे बेटा। कौन कौन से थे? एक का नाम था आपके नागपुर डिवीजन। कौन सा था? नागपुर। दूसरा कौन सा था बेटा? अमरावती डिवीजन। कौन सा हो गया? अमरावती डिवीजन। ठीक है। अच्छा, खानदेश के अंदर कौन सा डिवीजन है बेटा? जल्दी से बताइए। खानदेश के अंदर कौन सा डिवीजन है? नासिक डिवीजन है। वेरी गुड। हाँ जी। वेस्टर्न महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के अंदर कौन सा डिवीजन है बेटा? जल्दी से बताइए। पुणे डिवीजन है। कोंकण के अंदर कौन सा है बेटा? कोंकण है, जिसका मुख्यालय कहां पर है बेटा? जल्दी जल्दी लिखिए, मैं आपसे जल्दी लिखता चला जा रहा हूं। टाइपिंग स्पीड बढ़ाइए आप अपनी। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात भी अच्छे से क्लियर हो गई है ना? तो 36 जिले हो गए, ये सारी बातें हो गई। अच्छा, बढ़ते हैं आगे, चलते हैं साथियों। तो ये हमने सारी बातें कर ली, कौन कौन सा क्या क्या लगता था। एक बार इसको भी देख लेते हैं। चलिए बताइए, देखते हैं कितना याद रहा बेटा, बताओ। हाँ भाई, सबसे पहले जब हम लोग पढ़ते हैं 1956, तो 1956 में एक राज्य हुआ करता था जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन था उसकी वजह से बना था। वो कौन सा था? बॉम्बे स्टेट था, है ना बेटा? बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था। ठीक है, बॉम्बे स्टेट। अच्छा, ये 1960 में किस में टूटा बेटा? 2 राज्यों के अंदर। कौन कौन से थे वो? एक का नाम था गुजरात, एक का नाम था महाराष्ट्र। ये लीजिए, हमें ये भी याद हो गया। अच्छा, इसके बाद में मराठी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में, गुजराती बोलने वाले गुजरात में थे। ठीक है। इसके साथ साथ और कौन सी बात याद करनी है बताइए? प्रशासनिक आधार पर यहां पर यूनिकैमरल सिस्टम है या बाइकैमरल सिस्टम है महाराष्ट्र में? यूनिकैमरल या बाइकैमरल? बाइकैमरल व्यवस्था है। और किस किस में है? इसके पड़ोसियों को देखिए, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। 4 तो यही हो गए, और उधर की तरफ यूपी और बिहार हो गए, है ना बेटा? चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और कौन सी चीज हमें पता होनी चाहिए? कुछ वो स्टेट बर्ड वर्ड की बात कर लेते हैं। कैसा कबूतर है बेटा यहाँ का जो राज्य पक्षी है? वो कौन सा कबूतर है? हरा कबूतर है। बहुत ही सही है। अच्छा, वृक्ष कौन सा है? वृक्ष कौन सा है? वृक्ष मैंगो ट्री हो गया। ठीक बात है। भाषा कौन सी हो गई? मराठी हो गई। अच्छा, जानवर कौन सा हो गया? जानवर कौन सा हो गया? स्क्विरल हो गया, है ना? स्क्विरल, स्क्विरल। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी, है ना? तो ये, इसके अलावा और कुछ याद करना नहीं था, ये हो गया। अब फ्लावर रह गया था, तो जरूल का फ्लावर है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, वैष्णवी लिख रही हैं कि मेरे साथ साथ मेरी मम्मी भी आपकी क्लास सुनती हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है, कुछ नई बातें चलती हैं जैसे महाराष्ट्र के मैप का लगा तो बहुत ध्यान से। अरे वाह, क्या बात है। माता जी को हमारी तरफ से प्रणाम प्रेषित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम ऐसा भी पढ़ा पा रहे हैं कि पेरेंट्स भी सुनने के लिए बैठ गए हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई बेटा। महाराष्ट्र के अंदर हम सब ने ये बातें करिए, क्लियर कर ली, किस किस से राज्य से, ये सब बातें मैं पढ़ा चुका हूँ, हो गया यहाँ तक, है ना? ये खानदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र, ये सब मैं दिखा चुका हूँ, डन हो गया। ये सारे हिस्से हम लोगों ने पढ़ा दिए, है ना? ये खानदेश वानदेश के बारे में सारी बातें मैं कर चुका हूँ, डन बेटा। अब आते हैं हम रिवर्स वाले पोर्शन पर, है ना? तो रिवर्स के अंदर हम जब पहुंचे थे तो रिवर्स में कौन सी चीजें हमने याद करी थी? अब देखते हैं। 5 रिवर बेसिन थे, एक एक करके हम याद करते हैं। आप रिवर बेसिन मुझे बताते चलिएगा, है ना? 5 रिवर बेसिन हमने तैयार किए थे। सबसे ऊपर की तरफ कौन सा रिवर बेसिन था? इस तरफ के आसपास कौन सा रिवर बेसिन था? यहाँ पे नर्मदा रिवर बेसिन था, है ना? वैसे तो सारी चीजें आपको दिख ही रही हैं। कुल 5 रिवर बेसिन के नाम मुझे बोलते चले जाइए। एक तो हो गया नर्मदा रिवर बेसिन, हम एरिया के हिसाब से नहीं, फिर तो दिख जाएगा। फिर दूसरा कौन सा हो गया? तापी रिवर बेसिन। तीसरा रिवर बेसिन कौन सा हो गया बेटा? गोदावरी रिवर बेसिन, है ना? गोदावरी के बाद कौन सा हो गया? कृष्णा रिवर बेसिन। और इसके अलावा कौन सा हो गया? गोदावरी, कृष्णा, और आखिरी कौन सा है? कावेरी नहीं, भीमा रिवर बेसिन। ठीक है ना? तो ये भीमा जो सिस्टम है, मैं आपको बताऊं, वैसे तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, लेकिन इसमें आप लोगों ने भीमा का नाम सुना हुआ है, वेणगंगा का नाम, पेनगंगा, हालांकि ये सब गोदावरी रिवर बेसिन में काम आती हैं। ये जो छोटा सा क्षेत्र है इसमें कोई रिवर है नहीं। ठीक है, छोटा सा जो सिस्टम है इसमें कोई रिवर है नहीं, वो छोटी छोटी वेस्टर्न घाट से निकली हुई नदियां हैं, सीधी जाकर के गिर जाएंगी। ठीक है।
चलिए अब हमने एक एक करके सारे रिवर्स के बारे में पढ़ा। बताइए, एक एक करके चलते हैं। यहां पर बताइए, जितना जल्दी बता सकते हैं, गोदावरी नदी का ओरिजिन कौन सी जगह से हुआ था? गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहां से हुआ था? हमने सारे की सारी जगह पढ़ाई थी। हाँ जी, जल्दी बताइएगा। त्रयंबकेश्वर से हुआ था, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से हुआ था? कृष्णा नदी का उद्गम कहां से हुआ था? महाबलेश्वर से हुआ था, महाबलेश्वर से हुआ था, ठीक है। भीमा का कहां से हुआ था? भीमा शंकर से हुआ था, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक नदी थी साथियों जिसका नाम था प्राणहिता। वो किसकी सहायक नदी थी? प्राणहिता, वो किसकी सहायक नदी थी? गोदावरी की। प्राणहिता बनते समय कौन सी दो नदियां मिलती हैं? वर्धा। वर्धा किसके साथ मिलती है बेटा? वेनगंगा के साथ में, ठीक है ना। तो ये नदियां हम लोगों ने यहां पर पढ़ी थी। कृष्णा के बारे में हमने क्लियर कर लिया। कृष्णा के अंदर कहां से हो गया? महाबलेश्वर हो गया। तापी, तापी के बारे में हमने पहले से पढ़ा हुआ है, बैतूल के पास में आपने इसको पढ़ा हुआ है, बैतूल के पास में मुल्ताई रिजर्व हो गया, ठीक है। भीमा के बारे में अभी हाल हमने आपको बता दिया, भीमा शंकर हो गया, डन। वर्धा, वर्धा के अंदर हमने बता दिया कि ये प्राणहिता के साथ मिलती है। और प्राणहिता के साथ मिलती है, किसके साथ मिलती है? यहां पर वर्धा रिवर जो है वो आगे चल करके वेनगंगा से मिलती है। तो वर्धा और वेनगंगा मिलकर के प्राणहिता का निर्माण करती हैं, ठीक है। बात की जाए वर्धा का, तो वर्धा कहां से आ रही है? तो सतपुड़ा रेंज से आ रही है ना। ये भी मुल्ताई के पास से ही आ रही है। वेनगंगा की अगर हमने बात करी थी तो ये महादेव हिल से निकल करके आ रही है और गोदावरी की सहायक नदियां बनाती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने साथियों यहां तक का सफर कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को यहां तक की सारी बातें अच्छे से याद रह गई होंगी। बताइए, यहां तक कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो बताएं। अब इससे आगे चलते हैं। मात्र 5 मिनट्स में आपका पूरा रिवीजन हो गया है, ठीक है साथियों। आइए, तो यहां से आगे अब हम बढ़ते हैं, तो आपको बताते हैं सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स के बारे में। लेकिन एक बेसिक सवाल बनता है, सर यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है ना। एक बहुत बेसिक सा सवाल है, सर यहां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? हाँ भाई, जल्दी से बताइए कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? नहीं है ना। याद रखिएगा, भारत में कुल 18 ही बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसका मतलब ये नहीं है हर राज्य के पास में कोई ना कोई होगा। क्लियर? यहां पर कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये तथ्य पहले से जान लीजिएगा। अब मध्य प्रदेश जब हमने पढ़ा था तो 3 बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े थे, अमरकंटक, अचनाकमार जिसको आपने कहा था, पचमढ़ी और पन्ना, ठीक है ना। इनके पास एक भी बायोस्फीयर नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। अब इनके पास में कुल 6 नेशनल पार्क है बेटा। कितने? 6 नेशनल पार्क हैं। और वो कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चंदोली नेशनल पार्क, याद कर लेते हैं। दूसरा है गूगामल नेशनल पार्क। तीसरा है नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और तड़ोबा नेशनल पार्क, ठीक है। फिर से देखते हैं, मैं आपको बताता चलता हूं। चंदोली नेशनल पार्क, चंदोली, चंदोली, ठीक है ना। गूगामल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी और तड़ोबा। याद कैसे करें? हाँ जी, तो देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहां पर, हाँ क्लियर। विद्यार्थी कह रहे हैं सर पेंच तो एमपी में है। बेटा पेंच की लोकेशन देखो एक बार, है ना, बॉर्डरिंग एरिया है ये, क्लियर। चलिए, तो आइए अब इधर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चंदोली। अब याद कैसे रखें, याद कैसे रखें इस चीज को, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। देखिए, हाँ भाई, याद रखने के लिए हम एक काम करते हैं, कुछ इस प्रकार से ट्राई मारते हैं कि जो संजय है ना, संजय, वो अब जो है वो गूंगा हो गया है। संजय जो है वो गूंगा हो गया है। देखिए, आपको महाभारत के कुछ किरदार याद करने पड़ेंगे, है ना। हाँ, हमको महाभारत के कुछ किरदार याद करने पड़ेंगे। संजय जो था वो पहले महाभारत के अंदर युद्ध देख के बताया करता था। अब जो संजय है वो गूंगा हो गया है। अब वो गूंगा होकर के क्या कर रहा है? पेच कसने का काम करता है। संजय गूंगा हो गया है, पेच कसने का काम करता है। लोगों ने कहा कि भाई पेच के लिए तुम्हें यहां काम नहीं मिलेगा, तुम एक काम करो, किसी नए गांव में जाके बस जाओ, किसी नए गांव में जाकर के बस जाओ। वहां जब जाओगे तो हो सकता है तुम्हारी बहुत चांदी हो जाए और तुम एक बहुत तगड़े आदमी बन जाओ यार। तुम्हारी बहुत चांदी हो जाए और तुम एक बहुत तगड़े आदमी बन जाओ।
ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्टीमेटली जो संजय है वो एक बहुत तगड़ा आदमी बन जाएगा। ठीक है। तो भाई साहब आप देखिए कैसे कैसे हमारे याद रहा, ट्राई मारते हैं। हाँ जी, सबसे पहले संजय, अब क्या हो गया है, संजय गांधी जो है नेशनल पार्क है, अब ये साहब गूंगा हो गया है, तो एक गूंगामल हो गया है। ठीक है। अच्छा, गूंगा हो गया है तो अब वो क्या करता है, कहानी तो सुना नहीं पाता भाई, वो धृतराष्ट्र जो था उसको अब युद्ध का आंखों देखा हाल तो बता नहीं पाता, तो अब ये केवल पेंच किसने का कार्य करता है, पेंच मतलब कसने का कार्य करता है। इसको फिर कहा गया धृतराष्ट्र के द्वारा, तुम यहां से चले जाओ, किसी नए गांव में जाके बस जाओ। तो ये बेचारा गया और किसी नए गांव में जाकर के बस गया। नए गांव में जाकर के बस गया तो भाई साहब इससे कहा कि बेटा तुम्हारी तो अब चांदी हो जाएगी, है ना, तुम्हारी तो अब क्या हो जाएगी, चांदी हो जाएगी, तुम जाओ, अब तुम नए गांव में बस जाओ, तुम्हारी चांदी हो जाएगी। और जब तुम्हारी चांदी हो जाएगी ना, किसी नए गांव में बसोगे, तो भाई साहब या ये समझो कि इसको है ना, मतलब धृतराष्ट्र खुश होके कहा कि अब तुम मुझे युद्ध का आंखों देखा हाल नहीं बसा सुना पाओगे, तो चलो मैंने तुम्हारे लिए एक नया गांव बसा दिया। अब भाई साहब इसकी हो गई चांदी, अब ये तगड़ा आदमी बन गया है। ये कैसा आदमी बन गया है, तगड़ा आदमी बन गया है। ठीक है। तो भाई साहब ये हो गए हैं तगड़े आदमी, तड़ोवा। ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारे हो गए 6 नेशनल पार्क। ठीक है। बहुत दिनों बाद आज कोई न्यूमोनिक्स बनाया है, इतने दिन से कोई न्यूमोनिक्स ही नहीं ट्राई कर रहे थे, तो अब ऑन द स्पॉट आपका न्यूमोनिक्स तैयार हो गया है। उम्मीद है किसी को भी कोई दिक्कत अब नहीं होगी। ठीक है ना। तो आपने याद कर लिया साथियों, डन हो गया। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद में अब हम यहां से आगे बढ़े, ये नेशनल पार्क वाली कहानी डन हो गई। अब यहां से आगे चलते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। तो टाइगर रिजर्व भी यहां पर मेरे प्यारे साथियों 6 टाइगर रिजर्व हैं। और 6 टाइगर रिजर्व में कौन कौन से हैं, मेलघाट। देखिए जैसे आपको याद होगा, तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर जो नेशनल पार्क्स पढ़े थे, मैंने शायद 10 नेशनल पार्क पढ़ाए थे, याद है कुछ आप लोगों को, है ना। हाँ, लेकिन मुझे कुछ बच्चों ने, मध्य प्रदेश वालों ने मुझे फोटोज खींच के भेजी थी, उसमें 11 नेशनल पार्क थे। हालांकि उनके पास भी जो रेफरेंस था वो किसी किताब का था कि सर वहां 11 लिखे हुए हैं, है ना। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि जिनके जितने राज्य हैं, कृपया करके ऐसा करिए मेरे प्यारे साथियों कि आप अपने हिसाब से, है ना, अब कुछ 10 ही लिख रहे हैं, कुछ 11 लिख रहे हैं, मैं ऐसी चीज में नहीं फंसना चाहता, लेकिन फिर भी आप जो है जिस राज्य से पेपर देने जा रहे हैं वहां के राज्य का डॉक्यूमेंट जरूर देखिए, राज्य सरकार का। हम लोग आपको वो पढ़ा रहे हैं जो मतलब नेशनली अवेलेबल है, मतलब भारत के अंदर जो सोर्सेस चल रहे हैं उनमें अवेलेबल है। तो अगर कोई स्टेट का एग्जाम इस कंटेंट से आप दे रहे हैं तो एक छोटा सा निवेदन स्वीकार करिएगा, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो हैं वो कृपया करके आप अपने स्टेट के किसी डॉक्यूमेंट से चेक करिएगा। ठीक है। अब देखिए एक विद्यार्थी लिख रहे हैं 10 भी हैं और 11 भी हैं, आरती लिख रही है। अब तो बेटा हमारी अब क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम क्या करें। ठीक है ना। हाँ, इंडिया लेवल वालों को दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो मैं सही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सीन है ना, मैं सब जगह बता रहा हूँ, जो जो बता रहा हूँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बता रहा हूँ। स्टेट वालों का मामला मैं आप बीती सुना रहा हूँ। आप बीती जो है वो ये है कि हमारे स्टेट के में राजस्थान में 3 ही नेशनल पार्क हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो 5 बताती है। केंद्र सरकार के डॉक्यूमेंट जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वो 5 बताता है। ठीक है। तो मैं अपना आपको आप बीती बता रहा हूं। ठीक है। चलिए, तो हाँ जी याद करते हैं, मेलघाट टाइगर रिजर्व, तड़ोबा नेशनल पार्क, तड़ोबा टाइगर रिजर्व, पैंच नेशनल पार्क, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव, नगजिरा और फिर है बोर। तो 6 ही नेशनल पार्क है और 6 ही टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना। अब फिर से देखते हैं, पेंच कसने से जो संजय तगड़ा आदमी बना था, नए गांव में जाने के कारण बसा था। तो देखिए 3 चीजें तो हमको यहीं से याद हो गई, कौन कौन सी, संजय को हटा दो, बाकी तो साहब वो नए गांव में बसा था तो नवे गांव हो गया। नवे गांव में बसने के बाद में वो पेंच कसने के लिए नवे गांव में बसा था, नए गांव में बसा था, है ना। तो पेंच कसने के लिए नवे गांव में बसा था और वहां पर पेंच कसने का कार्य करता था, और अब वो कैसा हो गया था, तगड़ा आदमी हो गया था, तो तड़ोबा हो गया था। तो भाई साहब यहां पर 3 तो ये खत्म हो गए, अब बचे बाकी 3। और वो कौन कौन से बचे हैं भाई साहब, अब वो कुछ समय बाद इस काम को कर करके बोर होने लग गया है। क्या होने लग गया है, बहुत ज्यादा बोर होने लग गया है, और अब कह रहा है कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरा तो घट तक काम जो है वो भर गया है। यानी कि मेरा तो जो घट है यानी गला जो है वो पूरी तरह इस काम को करके थक गया है। बस अब मुझसे यार सहन नहीं होता, यार मुझसे अब ये काम सहन नहीं होता, मेरा तो घट तक यानी कि गले तक पानी आ गया है। ठीक है।
तो भाई साहब अब वो हो क्या गया है मेरे प्यारे साथियों, वो इस काम से बोर हो गया है और वो कह रहा है कि मेरा तो गला तक भर गया है और अब मुझसे ये काम यार सहन नहीं होता, यार ये काम सहन नहीं होता। तो कुल मिलाकर के जनाब 6 हो गए, तो आप इस चीज से याद कर लीजिएगा, है ना। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या कर दिया मेरे प्यारे साथियों हमने, बोर मेल और सहयात्री, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 6 हो गए आपके नेशनल पार्क। अभी देखते हैं कितने बाद में याद रहते हैं, मतलब 6 हो गए यहाँ के टाइगर रिजर्व, बाद में कितने याद रहते हैं वो हम ट्राई कर लेंगे, थोड़ा पेज में आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक विद्यार्थी आए हैं जो लिख रहे हैं एमपी में 12 नेशनल पार्क हैं। हाँ अब भाई मैं कह रहा हूं आप 14 भी लिख सकते हैं, और इवन अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो कुछ और ही निकल के आ जाएगा। तो माफी चाहेंगे, ऐसी स्थितियों में हम केवल एक नेशनल डॉक्यूमेंट को फॉलो करके चल रहे हैं, दैट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और एनविस, है ना। हाँ जी, अब यहां पर अगर हम देखें तो टाइगर पॉपुलेशन भारत में कुल कितनी है, 2967 जो है वो भारत के अंदर कुल टाइगर की पॉपुलेशन है, ठीक है। इस कुल टाइगर की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा टाइगर्स कहां उपस्थित थे, तो मध्य प्रदेश में थे। नंबर 2 पर टाइगर कहां थे, तो कर्नाटक के अंदर थे। नंबर तीसरे कहां थे, तो 442 जो है वो उत्तराखंड में थे। उसके बाद में नंबर 3 में उत्तराखंड में थे, और नंबर 4 पे जो है वो मेरे प्यारे साथियों कौन है, महाराष्ट्र है, ठीक है। तो आप लोगों के पास में क्या क्या निकल करके आ गया। सबसे पहले अगर हम टाइगर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा टाइगर किसके पास हुआ, एमपी के पास हुआ। उसके बाद नंबर 2 पर किसके पास हुआ, कर्नाटक के पास हुआ। नंबर 3 पर किसके पास हुआ, उत्तराखंड के पास हुआ। नंबर 4 पर किसके पास हुआ, महाराष्ट्र के पास हुआ। नंबर 5 पर किसके पास हुआ, तमिलनाडु के पास हुआ। तो महाराष्ट्र में कुल संख्या का 312 जो है मेरे प्यारे साथियों पाया जा रहा है। ये तथ्य आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्टेट के लिहाज से याद कर लीजिएगा, बाकी तो सारे काम चल जाएंगे, ठीक है साथियों। वर्ल्ड हेरिटेज में अगर हम बात करें तो यहां पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन सी चीजें स्थित हैं जरा देखिए मेरे प्यारे साथियों। यूनेस्को की विश्व विरासत में विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एम्बलम ऑफ मुंबई, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों विक्टोरिया आर्ट जो है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसे विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता था, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं प्रमुख हैं। तो अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में है। एमपी में हमने कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज याद की थी बेटा, एक बार जल्दी से बता दीजिए। एमपी में हमने 3 वर्ल्ड हेरिटेज याद की थी, कौन कौन सी, सांची के स्तूप याद किए थे, हाँ भाई। इसके अलावा खजुराहो याद किया था। इसके अलावा भीम बेटका याद किया था, भीम बेटका। उसके अलावा ग्वालियर और ओरछा याद किया था, ठीक है। यहां पर हम कितना याद कर रहे हैं, 5 याद कर रहे हैं। कौन कौन सा कर रहे हैं, अजंता कर रहे हैं, एलोरा कर रहे हैं, विक्टोरिया कर रहे हैं, विक्टोरियन एंड आर्ट डेको स्थलम जो है वो, और एलिफेंटा और मुंबई सेंट्रल जो है ना, जिसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में कुल मिलाकर के 5 ऐसे पॉइंट है जिन्हें आप याद कर सकते हैं, क्लियर। चलिए इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों यहाँ के प्रमुख नृत्यों के बारे में बात करते हैं। इंडिया के डांस जो है वो बहुत ज्यादा डांस जो है वो डाइवर्स हैं, क्लासिकल फॉर्म्स में उपस्थित हैं। जैसे कुछ क्षेत्रों के अंदर, अब देखिए एक चीज होती है साथियों, एक डांस होता है फोक डांस और एक होता है क्लासिकल डांस, है ना। इन दोनों के अंदर भी थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। क्लासिकल का मतलब है जिसके बारे में नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है। क्लासिकल का अर्थ क्या है, जिसके बारे में नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है वो क्लासिकल है, ठीक है। वो कुल मिलाकर के कितने हैं, 8 हैं। लेकिन इसके अलावा जो राज्यों के हिसाब से फेमस हैं, यानी कि हर राज्य के अपने ही हैं, लेकिन उनके बारे में कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, लोगों को पता है बस। जैसे मैं आपको बताऊं कि भांगड़ा का नाम आते ही आपके दिमाग में पंजाब अपने आप चला आता है कि भाई भांगड़ा हो रहा है तो पंजाब में हो रहा होगा, है ना। ऐसे ही बिहू का दिमाग में आते ही आसाम का आ जाता है। ये यहाँ के फोक डांस हैं, यानी कि यहाँ पर रचा बसा हुआ है, लोग करते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई एजुकेशन नहीं हो रही है, ठीक है ना। छाऊ डांस झारखंड का है। उड़ीसी क्लासिकल नृत्य भी है उड़ीसा का। घूमर ये क्लासिकल नृत्य नहीं है, लेकिन यहाँ का फोक डांस है और बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब एक बहुत लेवल वाला डांस माना जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही दांडिया और गरबा गुजरात का है। ऐसे ही लावणी जो है वो महाराष्ट्र का है। तो ये वो डांस हैं जो आपको आज इंडिया लेवल पर भी दिखाई देते हैं और बहुत सारी परीक्षाओं में ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। मतलब इनके बारे में, ये जो फोक डांस हैं जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में आती हैं, इनके अंदर कोई भी किताब में इनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन राज्यों से अब इनकी पहचान जुड़ गई है, लोग इन्हें याद रखते हैं,
है ना। तो रोज लोग जिन्हें याद रखते हैं, तमाशा भी है बिल्कुल। ऐसे तो बेटा हमारे राजस्थान में कठपुतली भी है, बहुत सारी हर जगह की अपनी अपनी वो है, लेकिन हमने वो चीज बात करी जिन्हें मतलब अब एक प्रकार से समझिए कि नेशनल रिकॉग्निशन मिल चुका है। अब जो भांगड़ा है वो पंजाब से ज्यादा शायद भारत में बहुत सारे शहरों में हो रहा है। कोई भी शादी हो ऐसा संभव ही नहीं है। जैसे हम अपने राजस्थान की बताएं तो राजस्थान में ऐसा संभव ही नहीं है कि दूल्हा चल रहा हो उसके साथ में ढोल वाले ना हो। एक मतलब भांगड़ा पार्टी अलग से ही चल रही होती है। अब वो पार्ट हो गया, पार्ट एंड पार्सल हो गया उस चीज का, है ना। तो अब ये सब जगह निकल के आ गया है। अब स्कूल के जो फंक्शंस होते हैं ऐसा संभव ही नहीं है कि उसमें बिहू डांस कोई ना करता हो। गुजरात का गरबा और दांडिया, संभव ही नहीं है कि इंडिया में नवरात्रि हो रही हो और कहीं पर इस चीज का डांस ना हो रहा हो, है ना। तो ये होगा ही होगा, ठीक है ना। मतलब नवरात्रियां आए और उस समय पर ये ना हो। घूमर हमारे राजस्थान में तो है ही है। अब जब से वो पद्मावत मूवी के अंदर घूमर को काफी ज्यादा हाईलाइट फुटेज मिला है, उसके बाद भारत के बहुत सारी जगह पर घूमर को किया जा रहा है ना। लावणी, लावणी का वो एक फिल्म के अंदर काफी ज्यादा चर्चा में आया था ये वाला डांस। वो नाम भूल गया हूं मैं उस मूवी का, जानवी कपूर की मूवी है, शाहिद कपूर के छोटे भाई के साथ में, नाम भूल गया यार उसका, ठीक है ना। हाँ, सैराट महाराष्ट्र की फेमस मूवी है। सौराष्ट्र का यहाँ पर वो बनाया था, धड़क मूवी बनाई थी, तो उसमें लावणी काफी ज्यादा जगह पर दिखाई गई। तो मतलब देखिए बॉलीवुड जो है ना वो अपने आप में हमारे कल्चर को निकाल के आगे निकाल के लेके आता है। तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी होती हैं, कई बार बहुत बुरी भी हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों ये वाली चीजें बहुत जगह से पता चली हैं, ठीक है। तो अब आपको मतलब नाम से याद रह जाएगा कि हाँ ये डांस यहाँ का है, ये डांस यहाँ का है। डन। चलिए, तो इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों जो लोकल डांस है ये केवल वही लोग याद करें जो महाराष्ट्र का एग्जाम लिख रहे हो। काला, डिंडी, कोली, है ना, मैं इनके बारे में नहीं पढ़ाऊंगा। लावणी थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। ये नृत्य और गीत का मिश्रण है और ढोलक के थाप पर किया जाता है। इसमें 9 गज साड़ी नामक पहनने वाली सुंदर महिलाओं द्वारा निष्पादित किया जाता है। धमाकेदार बीट्स पर महिलाएं झूमती हैं। लावणी की शब्द की उत्पत्ति लावण्य से हुई है जिसका अर्थ है सुंदरता, है ना। इसमें धर्म, राजनीति, समाज, रोमांस आदि से चीजें इसमें की जाती हैं। पूरा इसमें मराठों की लड़ाई के थके हुए सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में, इसका मनोरंजन बढ़ाने में इसका कार्य किया जाता था, ठीक है। तो ये लावणी डांस है, ठीक है। चलिए, बाकी जो डांस है वो आप लोग अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, इसके हाँ 52 गज तो है, हाँ हरियाणा का फेमस है, बिल्कुल साहब जी, आजकल ही फेमस हुआ है कुछ वो है। हाँ जी, इसके अलावा साथियों मिनरल वेल्थ ऑफ महाराष्ट्र, मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, आइए अब हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग सामान्यतया जब खनिज संसाधनों का पढ़ते हैं, नागिन डांस कहाँ का है वो लोगों के दिल आत्मा का है, मतलब अंदर से निकला हुआ डांस है ठीक है ना। हाँ जी, तो एक्चुअली क्या है कि अंग्रेज हम लोगों से कहा करते थे ना कि आप लोग जो हैं वो सपेरे हैं। सपेरे का मतलब आप लोग जो हैं वो सांप को पुपाड़ी पे नचा सकते हैं, आप वो हैं, चार्मर्स हैं आप, स्नेक चार्मर्स अंग्रेज हम लोगों को कहा करते थे, हमारी मजाक बनाया करते थे। हमने कहा मजाक क्यों बनाएंगे भाई, हम इस चीज को ना अपनी पहचान बना लेते हैं कि आओ अब देखते हैं, ठीक। हमने उसे पहचान बना लिया, हमने प्राउड में ले लिया कि तुम तो कहोगे, हाँ तुम लोगों को लगता है कि हम लोग ऐसे ही हैं, लो बेटा हम इसको पहचान बना लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये धात्विक खनिज हो गया, लौहयुक्त खनिज और अहलयुक्त खनिज, तो ये धातु हैं, धातु यानी मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स के अंदर या अधात्विक खनिज जिसको कहा गया है, ईंधन को या अन्य अधात्विक खनिजों को कहा गया है। तो जिनमें मेटल्स हैं उनमें प्रमुख रूप से पढ़े जाते हैं लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट और टंगस्टन। एक प्रकार से समझिए कि ये महंगे खनिज हैं, ठीक है ना। ऐसे मेरे प्यारे साथियों जो अलौह हैं यानी कि बिना आयरन वाले हैं, उनके अंदर तांबा, एल्यूमिनियम, टिन, शीशा, चांदी, प्लेटिनम, जिंक इनके नाम कंसीडर किए जाते हैं। अधात्विक के अंदर मेरे प्यारे साथियों हीरा, संगमरमर, चूना, ग्रेनाइट, अभ्रक, जिप्सम, गंधक, पाइराइट, एस्बेस्टस ये कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ अब हम आपको बताते हैं कि कहां कहां पर क्या पाया जाता है। प्रमुख रूप से चलते हैं और अब चेक करना प्रारंभ करते हैं कौन कौन सा माइंस और मिनरल हमें याद करना चाहिए, ठीक है ना। इधर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कोयले की। कोयला महाराष्ट्र के अंदर कहां पाया जा रहा है, तो इधर देखिएगा, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोयला जो है वो यहाँ पर पाया जाता है और विशेष रूप से नागपुर, चंद्रपुर, यवतमाल और वर्धा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है। तो ऐसे समय पर हमें डिस्ट्रिक्ट का मैप चाहिए होगा और वो डिस्ट्रिक्ट का मैप ये रहा। देखिए साथियों,
ये रहा नागपुर, यवतमाल और वर्धा वाला क्षेत्र। ठीक है, यहां पर क्या पाया जा रहा है? कोयला पाया जा रहा है, नागपुर, वर्धा और यवतमाल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में अब सारा की सारा याद रह जाएगा। चलिए हम एक बार ट्राई मारते हैं, कुछ याद रहा क्या, एक बार बताना बेटा। अभी हमने टाइगर रिजर्व्स याद किए थे, कौन कौन से थे? 3 तो हमने स्टार्टिंग में ही याद कर लिए थे, टाइगर रिजर्व्स की बात कर रहा हूं। हाँ भाई, पेंच घिस करके क्या हुआ था संजय का? बोर हो गया था वो, है ना? पेच घिसता था, पहले तो नया गांव बसाया उसने, नया गांव बसाया तो वो तगड़ा आदमी बन गया, फिर क्या हुआ? यार मैं बोर हो गया हूं यार, अब फिर क्या हुआ? अब यार सहन नहीं होता यार, मैं गले तक भर गया हूं। तो इसलिए कह रहा हूं याद सब हो जाएगा आपको। नेशनल पार्क ट्राई करें। संजय क्या हो गया था? संजय को क्या हो गया था? गूंगा हो गया था। फिर क्या किया गया? संजय गूंगा हो गया था, फिर क्या किया गया? नवे गांव में भेज दिया, वो तो हो गया, तगड़ा आदमी बन गया, पेच घिसने लगा। फिर क्या हुआ? चांदी हो गई उसकी, चंदोली। तो ये लो, सारे के सारे नेशनल पार्क हो गए। तो हमारे याद रह जाता है ना? बस थोड़ा सा इस बात पर विश्वास करते हुए पढ़ते चलिए। मतलब जो चीजें हमें लगता है कि याद नहीं हो रही है, वो असल में याद हो जाती हैं, और जिनकी चिंता हम छोड़ देते हैं वो याद नहीं होती है। तो ये सब याद हो जाएंगी, लोड मत लीजिए, है ना? इधर देखिए, नागपुर, चंद्रपुर और यवतमाल, ये सब अनकॉन्शियस माइंड, हमारा दिमाग है ना, वो चैलेंजेस लेना जानता है। आप लोग जैसे, मैं घर में बहुत अक्सर कुटाई खाया हूं इस चक्कर में। घर वालों ने कोई काम देके बैठ भेजा कि जाओ तुम ये सामान किसी को पकड़ा के आ जाओ और जाकर के ये और भी दे देना। हम भाई साहब उस चीज को और भी दे देना को भूल जाते थे, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में रहते थे। ओवर कॉन्फिडेंस में, अरे दे आएंगे यार, ऐसी भी क्या बात है, घर वाले हमको इतना नादान समझते हैं क्या? और भैया वही हम भूल जाते थे, और आकर के उसी चक्कर में कुटाई भी खाते थे। अभी आप लोग ये सब नाम क्यों याद रख रहे हो? क्योंकि आप डरे हुए हो खुद से, यार ये नाम टफ है, याद नहीं रहेगा, और दिमाग उसको लपेट के धरता चला जा रहा है, रख ले, बाद में ये भूलेगा। और आप अनकॉन्शियस माइंड में उनको धरते हुए चले जा रहे हो, अपने आप याद होती चली जा रही है। ये अपना दिमाग है, ये बहुत ही स्मार्ट है यार, मतलब इस चीज में वो खुद से पकड़ के चल रहा है कि ये भूलेगा, याद कर ले इसको। आपको मैं खूब कह रहा हूँ, छोड़ दो, याद मत करो, याद मत करो। अब तब भी याद कर रहे हो कि याद करेंगे भैया, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे प्यारे साथियों, नागपुर, चंद्रपुर और यवतमाल, चलने दो, दिमाग अपने आप इलाज रख रहा है हर चीज का। आइए साथियों, कोयला हो गया। यहां पर जो है अब तक बताया जा रहा है इतना मिलियन टन, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मैग्नीज की बात करते हैं, इसमें लिखा गया है मोस्ट प्रोमिसिंग डिपॉजिट्स इन कंट्री जो है वो मैग्नीज के कहां पाए जा रहे हैं? यहाँ पर महाराष्ट्र में पाए जा रहे हैं। मैग्नीज का ये प्रोड्यूसिंग स्टेट है, यानी कि लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है, सबसे ज्यादा पैदा करने वालों में से एक है। मैग्नीज काम क्या आता है? स्टील बनाने के काम में आता है, ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको पैदा कर लेते हैं। ठीक है साथियों, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ चले, तो इसके अंदर हम लोगों के पास में कोई आयरन ओर की जगह तो बताई नहीं है। हाँ देखते हैं, ये रहा। सिंधु दुर्ग जिला जो है वो इस चीज के लिए जाना जाता है। कौन सा जिला है? सिंधु दुर्ग। सिंधु दुर्ग कहाँ है, मैप में देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारे सामने हो गया सिंधु दुर्ग। सिंधु दुर्ग खोजो भैया। खुदाई समूला आद्रा, या सिंधु दुर्ग तो दिख ही नहीं रहा है हमें, नाम वाम तो नहीं बदल गया है? दिखाई नहीं दे रहा है। संगोली हो गया है क्या? साउथ के टिप पर, यहां पर सांगली है ये तो, नियर कोल्हापुर। कोल्हापुर, चश्मा वश्मा तो नहीं लगाना पड़ जाएगा हमको? शोलापुर दिख गया, उस्मानाबाद, अहमदनगर, भिड़, लातूर, नांदेड़, वसीम, परभनी, अमरावती, चंद्र, बांदा, बांधरा, नंदुरबार, धुले, नासिक, थाने, अलीबाग, रतनगिरी, कोल्हापुर, येरा। यहाँ संगोली तो है? महाराष्ट्र वाले बताएं भैया, संगोली का नाम ही सिंधुदुर्ग है क्या?
इधर शोलापुर, इधर सतारा। यहाँ मिस हो गया लग रहा है हमें। एक मिनट रुकिए और ढूंढते हैं। ये तो मजा हो गया यार। इधर देखिए यहाँ दे रखा है, सिंधु दुर्ग चिला नहीं होगा फिर क्या? ये सिंधु दुर्ग यहाँ दिया हुआ है एकदम साउथ मोस्ट में। यहाँ कुडाल दे रखा है, ठीक है। हो सकता है कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट के मैप में दिखाई दे जाए, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। तो सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिएगा बिल्कुल इसी मतलब एक काम करते हैं, मैं एक बार डिस्ट्रिक्ट मैप जो है ना वो यहीं पर अपलोड कर देता हूँ। होल्ड करिए, होल्ड करिए एक मिनट, है ना। महाराष्ट्र, अदरवाइज क्या है कि बार बार खोजना पड़ेगा, परेशान होंगे। मिल जाएगा, मिल जाएगा, लोड मत लो, खोज रहे हैं। ऐसा थोड़ी अपन को हर जिला पूरे देश का याद रह जाएगा, कुछ तो कोशिश भी करनी पड़ेगी ना। एक्चुअली इमेज तो डाउनलोड हो जाए, लेकिन इमेज के अंदर इशू ये हो रहा है कि वो कह रहा है कि इनसिक्योर है। होल्ड करिए सर जी, माफी चाह रहे हैं, समय लग रहा है लेकिन कर क्या सकते हैं। कुछ तो हुआ है शायद, हो तो गया है। हाँ जी, इसमें भी खोजने से ही मिलेगा। ये रहा सिंधुदुर्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, सिंधुदुर्ग हो गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों आयरन ओर के लिए, ठीक है। मिल रही थी यहाँ पे गढ़चिरौली से होते हुए गोदावरी में। हाँ, नक्सलाइट से ये तो ठीक है। वर्धा के साथ में कौन सी मिल रही थी? वेनगंगा, है ना। चंद्रपुर, गोंदिया और सिंधुदुर्ग। तो सिंधुदुर्ग तो अब हमें इतना याद रह जाने वाला है ना, जो पूरी तरह से हमें याद रह जाने वाला है। तो भाई साहब हम लोग जिस जगह की वर्तमान में बात कर रहे हैं, तो यहां पर आ जाइए एक बार के लिए। देखिए ये रहा चंद्रपुर, ठीक है। इसके अलावा गढ़चिरौली, ये रहा गढ़चिरौली, सिंधुदुर्ग, इसके ये चंद्रपुर। नीचे की तरफ हम लोग ऑलरेडी याद कर ही चुके हैं, जिसका नाम क्या है? सिंधुदुर्ग, ठीक है। तो ये प्रमुख जिले हैं जहां पर ये पाया जा रहा है, ठीक है। गढ़चिरौली, गोंदिया, सिंधुदुर्ग, ठीक है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि गढ़चिरौली जो डिस्ट्रिक्ट है अकेला, वो 178 मिलियन टन, मतलब यहां पर कुल मिलाकर के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोहा पाया जाता है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जगह है, ठीक है। इसके अलावा 75 मिलियन टन जो है वो सिंधुदुर्ग में पाया जाता है। इसके अलावा बाकी बचा हुआ 2.18 चंद्रपुर में। तो 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई। एक विद्यार्थी ने यहाँ पे कहा कि यहाँ पर सर नक्सलाइट्स पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर नक्सलाइट्स पाए जाते हैं। तो जो बच्चे इस बात को बोल रहे हैं, असल में वो ये चीज समझ लें कि जहां जहां पर भी रिजर्व्स हैं, समझना इस बात को, जहां जहां पर भी रिजर्व्स हैं, चाहे फिर वो आयरन और रिजर्व हो या कोयले के रिजर्व्स हो, वहां पर उस क्षेत्र के लोग जो रहवासी हैं वो इस नक्सलवाद से प्रभावित हुए हैं, ऐसा देखने में मिला है ना। हर जगह ये समझ के चलिए कि ये बाई प्रोडक्ट है वहां का, कि वहां पर ये चीजें हैं तो फिर बाई प्रोडक्ट। अब सही या गलत में मत फंसिएगा फिलहाल के लिए, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से अब एक बहुत बड़ा थ्रेट है वो, इसलिए आप उन्हें गलत ही कंसीडर करेंगे। जिनके साथ जिनने भी सिंपैथाइजेशन किया, मतलब सिंपैथाइजर जो हैं उनके लिए बर्दाश्त नहीं है, ठीक है ना। आप लोग कृपया करके मानसिकता में ऐसी चीजें मत ले आना जो आपके इंटरव्यू में आप ही के खिलाफ हो जाए। गढ़चिरौली हो गया, इसके बाद में सिंधुदुर्ग हो गया,
और तीसरा जो है मेरे प्यारे साथियों वो चंद्रपुर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसके साथ साथ ही तीसरी चीज जो है उसमें कहां पहुंचे हम, डोलोमाइट छोड़ सकते हैं आप, बॉक्साइट पर चलिए। बॉक्साइट जो कि एक एल्यूमिनियम का अयस्क है। हाँ जी, सिंधुदुर्ग हमें याद हो चुका है, गढ़चिरौली याद हो चुका है, चंद्रपुर याद हो चुका है और गढ़चिरौली याद है ही। ठीक है, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। और यहां पर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा लोहा कहां पाया जाता है, तो आंसर आपका होगा गढ़चिरौली में पाया जा रहा है। अगर मैंने आपसे पूछा मैंगनीज सबसे ज्यादा कहां पाया जा रहा है, तो आप लोग बोलेंगे सिंधुदुर्ग में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। मतलब महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं आपसे, है ना। बॉक्साइड के बारे में आप बात करते हैं। अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की हो तो यहाँ पे सारे की सारे मतलब जो लोह अयस्क हैं वो पाए जा रहे हैं। इतना ज्यादा अक्रेंस एमपी में नहीं था जितना कि महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है ना बेटा। इट अकर्स एज कैपिंग ऑन हिल ऑफ कोल्हापुर, रतनगिरी, रायगढ़, सतारा और थाने, ये इन डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जा रहा है। यहां पर 112.951 मिलियन टन जो है वो बॉक्साइट पाया जाता है। इसके साथ साथ यहां पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, जिसका नाम है हिंडाल्को, और बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर यहां पर बॉक्साइट के लिए उपस्थित हैं। ठीक है, तो ये कहां पर पाया जा रहा है, कोल्हापुर, रतनगिरी, रायगढ़, सतारा और थाने। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार इसका मतलब सिंपल है कि यहां पर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर लोह अयस्क पाए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो सतारा और कोल्हापुर ये जरा ढूंढ के देखते हैं। हाँ जी, सतारा, कोल्हापुर, ये रहा देखिए, सतारा साथ में है कोल्हापुर। आप अगर नोटिस करें तो जहां सिंधुदुर्ग था उसी से जस्ट नॉर्थ में कोल्हापुर है। ठीक है, फिर सतारा है, तो यहां पर एक प्रकार से, और फिर पुणे वाली साइड में निकल जाइए, यहां पर थाने। यानी कि एक प्रकार से ये समझिए कि जो कोंकण बेल्ट और ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर मेरे प्यारे साथियों ये क्या पाया जा रहा है, ये पूरा की पूरा बॉक्साइट का क्षेत्र पाया जा रहा है ना। रतनगिरी भी है, मतलब सभी जिलों में होगा। मैं यदि ये कह दूं सांगली में नहीं होगा कि सोलापुर में नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। जब इस जिले में है तो फिर आसपास के जिलों में भी होगा, लेकिन कम ज्यादा हो सकता है ना। कोंकण के आसपास के क्षेत्रों में ये पाया जा रहा है। असल में ये वेस्टर्न घाट्स में पाया जा रहा है, यूं समझ के चलिएगा। गोल्ड जो है वो बेसिक मेटल करेंसी एंड कॉइनेज के लिए उपयोग में लिया जाता है, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। बस हम लोग तो ये देखना चाहते हैं ये पाया कहां जा रहा है। तो ये लिखा गया है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट बाय द जीएसआई इन द परसोरी वेस्ट ब्लॉक ऑफ नागपुर डिस्ट्रिक्ट। और यहां पर कहा गया है भविष्य में पाया जा सकता है, नागपुर के अंदर भविष्य में गोल्ड पाया जा सकता है, यानी इस जगह पर। तो देखिए, एक प्रकार से अगर आप देखें तो अभी अपन ने गढ़चिरौली जो है वो लोहे के लिए पढ़ा, चंद्रपुर लोहे के लिए पढ़ा, है ना। इससे पहले अपन ने यवतमाल भी पढ़ा था। यवतमाल, और ये किस क्षेत्र में पढ़ा था बताइए जरा। यवतमाल में क्या मिल रहा था, कोयला मिल रहा था। इधर कोयला हुआ, इधर लोहा हुआ, इधर सोना हो गया, है ना। तो यहां पर सोना भी एक आसपास के क्षेत्रों में पा गया है। ठीक है बेटा, लेकिन अभी तक निकाला नहीं गया है। कहा गया है कि यहां पर फ्यूचर पोटेंशियल है। ठीक है, कॉपर की अगर हम बात करें, कॉपर हैज अनडाउटेबली द वाइडेस्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑल नॉन फेरस मेटल्स। ये तो सब इसके उपयोग की बात हो गई। हमसे बात की जाए तो कहां पाया जाता है, ऑब्जर्व इन थाने वासना, दुभरपेट, इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। हम इसी पर अटक जाते हैं, चंद्रपुर पर। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा ये चंद्रपुर यूपी का सोनभद्र हो गया है, जहां सब कुछ मिलेगा, है ललितपुर हो गया है। चंद्रपुर में कोयला भी मिल रहा है, लोहा भी मिल रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पर अब बॉक्साइट भी मिल रहा है, यहाँ पर कॉपर भी मिल रहा है, सब कुछ ही मिल रहा है धीरे धीरे, है ना। हाँ, तो मेरे प्यारे बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर, ललितपुर, ये उन क्षेत्रों में आ गया है ना। सब चीजें ही लगभग यहाँ मिल जा रही हैं। तो ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया है। ठीक है ना। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों दूसरा क्षेत्र जो है वो नागपुर डिस्ट्रिक्ट। अब इन छोटे छोटे क्षेत्रों को तो याद मत करिए, जो स्टेट पीसीएस दे रहे हो वही याद कर लीजिएगा। लेकिन चंद्रपुर और नागपुर, ये दो तो पुर याद कर ही सकते हैं आप कॉपर के लिए। ठीक है ना, कॉपर, और इसको ऐसे याद करिए कि कॉपर और जो गोल्ड है वो लगभग एक जैसे दिख रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है नागपुर में गोल्ड भी मिल रहा है, कॉपर भी मिल रहा है, ऐसे दिमाग में बिठा लीजिएगा, है ना। यहाँ पर लिखा गया है थाने स्वाना, इन सब क्षेत्रों के अंदर चंद्रपुर और नागपुर में डिटेल सर्वे किया गया है और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर 7.70 मिलियन टन के आसपास कॉपर पाया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये
हालांकि है तो कम, लेकिन फिर भी यहां पर पाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो मिनरल वेल्थ के साथ साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं टंगस्टन के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, टंगस्टन आपको मालूम ही होगा कि अगर मैं सही हूं तो टंगस्टन फिलामेंट जो अपने बल्ब बना करते थे ना, उनमें यूज में लिया जाता था। जो फिलामेंट आता था ना, जिसके अंदर लाइट को क्रॉस किया जाता था, जिसके अंदर हाई पोटेंशियल होता था, पिघलता नहीं है बहुत आसानी से, ये कहां पाया जा रहा है? प्रमुख रूप से नागपुर वाले क्षेत्र में पाया जा रहा है ना। जो टंगस्टन यहां पर संभव है वो कहा गया है 19.98 मिलियन टन के आसपास यहां पर टंगस्टन पाया जाना संभव है नागपुर में। तो यार नागपुर तो गजब हो गया है, नागपुर में लोहा भी मिल रहा है। नागपुर इसका मतलब ऐसे ही फेमस नहीं है ना। तो नागपुर में लोहा मिल, वो गोल्ड मिल रहा है, नागपुर में बॉक्साइट, क्या बोलते हैं, कॉपर मिल रहा है, टंगस्टन मिल रहा है, बहुत सही चल रहा है यार, है ना। हाँ जी, अब जिंक ओर में चलते हैं। जिंक ओर के अंदर हम बात करें तो इसका उपयोग कहां हो रहा है? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, बैटरीज में, इन सब में इसका उपयोग हो रहा है। और अगर बात किया जाए तो यार साहब ये भी नागपुर में पाया जा रहा है। तो हमको तो अब बिल्कुल ऐसा कंफर्म हो गया है कि ललितपुर, बांदा और जो सोनभद्र है अब वो नागपुर होने जा रहा है। चंद्रपुर और नागपुर दोनों ही पुर। और जिस चीज के बारे में माइंस ने चर्चा नहीं करी, संतरा, वो तो यहां से हो ही रहा है ना। तो ये भी बहुत सही है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आयरन ओर कहां पर पाया गया, क्या था, सारी बातें हमने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। इस टेबल के माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयास और किया है। होपफुली सभी साथियों ने बहुत अच्छे से सारी माइंस वगैरह याद कर ली है। कैसा रहा महाराष्ट्र का सफर, एक बार जरूर बताएं। होपफुली आप सभी साथियों ने बहुत सारी बातें सीखी होंगी। नेशनल पार्क के साथ साथ आप लोगों ने, हाँ भाई, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी याद किया ना हम लोगों ने। हाँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 5 याद किए थे। विक्टोरिया आपको पता है, विक्टोरिया वो क्या बोलते हैं, टर्मिनल आपको पता है, छत्रपति शिवाजी। अजंता एलोरा आपको पता है, एलिफेंटा की गुफाएं आपको पता है ना। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने महाराष्ट्र को खत्म कर लिया। मुझे लगता है कि आप सभी साथी जो हैं इस कंटेंट की मदद से बहुत सारी परीक्षाओं को बहुत अच्छे से कर लेंगे। कल जो है हम बिहार की यात्रा पर चलेंगे। कल वार क्या है, फ्राइडे ही है ना। हाँ, और सैटरडे को जो है हम लोग फिर टेस्ट लेंगे आपका, इसलिए बी प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है ना, इन सारी चीजों का आपका फिर टेस्ट भी होगा। ठीक है, जो भी साथी इस पूरे कंटेंट की पीडीएफ, क्योंकि मैं अभी जस्ट इसकी पीडीएफ शेयर करने वाला हूं, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं, आप उस पर पहुंच जाएं, वहां पर इसका आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा। ये लीजिए। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चाहते हैं किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेरी करना, तो आपको इस टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स उपलब्ध होंगी। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भैया। हाँ, सैटरडे को टेस्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में शाम को 5 बजे। धन्यवाद।